मलिहा आप जरा अटेंडेंस अपनी जगह भी नोट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मलिहा। मैम बोलिए। मैंने आई एम नॉट वेल, तो आप एक काम कीजिए, अटेंडेंस नोट कीजिए। मैं भी लिखूंगी, हो सकता है स्किप हो जाए, तो फिर भी आप लोग अटेंडेंस नोट कीजिए, ठीक है। मैं आपका आज का टॉपिक स्क्रीन पे डाल देती हूँ। कल आपने पढ़ाया था ना इनको इतना कॉन्टिनेंट्स, है ना मलिहा? Where is Maliha gone? Maliha, you remain unmuted. Unmute हो बेटा। ओके, आपने कल को कॉन्टिनेंट्स पढ़ाए थे ना, फिर हाइड्रोस्फीयर है ना मलिहा? मैम आर यू लेकिन लिसनिंग? मैंने अभी एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम कॉन्टिनेंट्स में मैंने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था। साउथ अमेरिका भी हमारा, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका वो अभी पेंडिंग रहा था। ओके, अच्छा, तो अब नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। जो नॉर्थ अमेरिका है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये लिंक्ड है साउथ अमेरिका, एक नैरो स्ट्रिप, नैरो गहरी स्ट्रिप ऑफ लैंड जो है, बीच में एक लैंड है जो गहरी स्ट्रिप है, जिसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने यहाँ, इस्थमस ऑफ पना। द कॉन्टिनेंट लाइज, अब बुक सामने रखिए सब लोग प्लीज एंड कॉन्सेंट्रेट करें बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। मैंने आपको इससे होमवर्क दिया था कि आप लोग सारे जो हेमिस्फेयर, कैप्रिकॉन वगैरह, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब पढ़ के आएंगे, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट्स है वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर से लाई करते हैं। तीन ओशंस इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द मान लो। इसके इर्द गिर्द 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। कैन यू नेम दीज ओशंस? क्या आप नाम बोल सकते हो इन ओशंस का? ये आप लोगों का काम है। अब उसके बाद है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है इट लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे होता है? कहाँ पे? साउथ अमेरिका, देखिए मैप पे दिखाया है। ये जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर से लाई करता है। विच टू ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। 2 ओशंस उसको सराउंड करते हैं, ईस्ट से और वेस्ट से, ठीक है। The Indus longest mountain range runs through its length from north to south. जो Indus है, वर्ल्ड जो longest mountain range है, वो इसी के लेंथ के, इसी से के थ्रू जाता है, from north to south. South America has a world largest river. South America के पास जो है यहाँ पे world largest river है, ठीक है। रिवर तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे world largest river है, the Amazon. Amazon के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये हमें पता है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दैट लाइज करंटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। वो किस एरिया से लाई करता है? साउदर्न हेमिस्फीयर से। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। ये पूरे सारे साइड्स में किससे सराउंड है? ओशन और सीज से। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट के बोलते हैं, क्योंकि ये आइलैंड अलग थलग है, छोटा सा है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसके बाद एंटार्क्टिका कंप्लीटली इन द, ये एंटार्क्टिका कहाँ पे है? साउदर्न हेमिस्फीयर से, और ये बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट। जो इसका साउथ पोल है एंटार्क्टिका का, ये ऑलमोस्ट कहाँ? सेंटर, कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट के, ये जो कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, उसके बीच में लाई करता है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथर्न पोलर रीजन, इट इज परमिटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। ये जो है ये साउदर्न, ये जो एटमॉस्फेयर होता है ना, ये किसकी बेसिस पे होता है? कहीं जगह देखिए आप, ये कहीं कंट्रीज में पूरे थ्रू आउट सीजन बर्फ होती है, बारिश होती है। उसका मेन रीजन ये होता है कि वो किस एरिया से, किस साइड से लाई करते हैं, हेमिस्फेयर किस साइड से लाई करते हैं। उनका टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से है? टॉपिक जितना क्लोज वो
जितनी कम सनलाइट वहां पड़ती है उतना वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद एज इट इज लोकेटेड इन द साउदर्न पोल्यूशन, यहाँ पे पूरा जो है शीट जैसे कवर होता है, किसका, स्नो का। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पे इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट्स मतलब इंसान ज्यादातर तो नहीं रह सकते, क्योंकि जहाँ पे थ्रू आउट द सीजन ऐसा होगा वहां पे तो सर्वाइव करना मुश्किल होता है ना। many countries have research stations in Antarctica, बहुत सारे कंट्रीज ने अपना रिसर्च सेंटर बनाया है वहाँ। इंडिया ऑल्सो हैज अ रिसर्च सेंटर देयर, उन इंडिया का भी रिसर्च सेंटर वहाँ पे है। दे आर नेम्ड एज मालत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये देखिए लिखा है मालत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये अच्छे से खुद पढ़ना, ये ऐसे समझ नहीं आएगा ज्योग्राफी को, जब तक आपको पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नया समझ नहीं आता है। उसके बाद है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, ये सबको पता है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है। ये सबको भी नई बात तो है नहीं, यहाँ पे अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड, ये हमें पता है 70% ऑफ अर्थ कवर्ड होता है वाटर से, एंड 28% टू द लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्टेंस ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी जो हर किसी में होगा, स्नो होगा, स्नो, रेन वगैरह, रिवर, लेक, स्ट्रीम, हर किसी फॉर्म में, ठीक है। एज रनिंग वाटर इन ओशंस एंड रिवर्स एंड लेक्स एंड ग्लेशियर, जो ग्लेशियर होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर में सारे आते हैं, जो पानी रिवर, लेक्स, स्ट्रीम से आता है, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, हर किसी में। मोर देन 90% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन, जो 97% ऑफ अर्थ वाटर जो है वो कहाँ पे पहुंचा है, ओशंस में। एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन, ये मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है एक चैप्टर में साइंस में, कि वो पानी हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसमें काफी ज्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ रिवर ऑफ वाटर इज in the form of sheets and glaciers as an around the ground, and very small percent is available for a fresh water for humans। जो पहाड़ों पे है ना ग्लेशियर जो बने हुए हैं, तो बहुत बेसिकली जब टेम्परेचर कम हो जाता है या बर्फबारी होती है तो ऊपर ही पहाड़ों पे सेटल होती है ज्यादा, ठीक है। तो वहां पे ही पानी ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो बहुत कम फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्या दिखाता है मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं समझ, कंपैरेटिव ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स कौन कितने बड़े हैं, शायद उस हिसाब से ये लोग ये बनाए, हाँ। कितना, देखो एशिया यहाँ पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, ये आपको जनरल नॉलेज में भी काम आएगा। देखिए एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, साइज के हिसाब से दिखा रहा है कौन कितना कॉन्टिनेंट है। अब हमारे पास ओशंस है, ओशंस आर द मेन पार्ट ऑफ ओशंस आर द मेन पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ये हमें पता है, जो मैंने अभी से पहले पढ़ा है। वो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओशंस और सी वाटर का जो है उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है। दे आर ऑल्सो ऑल इंटरकनेक्टेड, है ना, पहले एक जगह से जाता है फिर दूसरी जगह से जाता है, तो ओशंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं। द ओशन वाटर ऑलवेज मूविंग, ओशन वाटर हमेशा चलता रहता है। द थ्री जी मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर आर, जो ओशन के जो तीन हरकतें हैं, तीन इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, जैसे आप लोगों का मूवमेंट है चलना उठना बैठना, वैसे इनके जो तीन मूवमेंट्स है, टाइड्स, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। द फाइव मेजर ओशंस आर पैसिफिक ओशन, जो मेन पांच ओशंस है वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन एंड द आर्टिक ओशन, इन ऑर्डर टू देयर साइज, साइज के हिसाब से इसने यहाँ पे लिखा है। तो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, ये स्प्रेड है 1/3 ऑफ अर्थ में, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब करता है। तो उसके बाद मैरीनर ट्रेंच जो मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, मैरीनर ट्रेंच वो डीपेस्ट है, मैंने आपको वो भी पढ़ाया था। डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द, जो मैरीनर ट्रेंच है, ट्रेंच किसको बोलते हैं, वो नहीं गहरा गड्ढा खोदते हैं जब मकान बनाते हैं, फिर गहरा गड्ढा खोदते हैं फिर उसमें से अंडरग्राउंड रखते हैं, वैसे ही वो किस में लाई करता है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, किस शेप में है, सर्कुलर शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, कहाँ पूछे थे,
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स, ये सारी जो है एशिया, अफ्रीका, जो इनने पैसिफिक ओशन को सराउंड किया है, इर्द गिर्द है इसके। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट, मैप देखिए और उसे फाइंड आउट कीजिए। चलो ये आपको मैं काम देती हूँ सब कुछ देखने के लिए, आपको भी कुछ काम होना चाहिए ना। उसके बाद है तो अटलांटिक ओशन है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, ठीक है। इट इज एस शेप्ड, कौन सा सेकंड, अब अटलांटिक ओशन की बात करेंगे, ठीक है। किस शेप में है ये, इट इज एस शेप्ड, ये एस शेप्ड। ये इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में है, इसके साइड से है। और किसके साइड से, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड से है, और यूरोप एंड अफ्रीका के ईस्टर्न साइड से है, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड से है और यूरोप एंड अफ्रीका के ईस्टर्न साइड से है। द कोस्ट लाइन जो है अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, दिस इरेगुलर एंड दिस, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है पेज, इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है देखने में। Highly indented, this irregular, sorry students, एक मिनट, American, Western, and Europe and Africa on eastern side. The coastline flat are intended. This irregular and indented coastline provides ideal location for northern for natural harbors and ports. ये जो इसका intended coastline है, जो उसकी जो described coastline है, इससे क्या होता है कि naturally एक form करता है, क्या form करता है, harbor, मतलब जहाँ पे ships वगैरह रहती है, और ports जहाँ से, ports वो होते हैं जहाँ से शुरुआत हो जाती है। जैसे आपने कहा समंदर की साइड में नहीं देखा है कि वहां पे शिप्स निकलती हैं, वहां से माल वगैरह होता है, वो भी वहां से निकलता है, वही मतलब पोर्ट। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अगर हम देखेंगे बिजनेस के हिसाब से, तो ये काफी बिजी ओशन रहता है, क्योंकि वहां से सारी जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाती हैं, चाहे फिश फिश वगैरह या कोई कार्गो वगैरह, जैसे सामान लेना हो एक जगह, वो सारा वहीं से जाता है। द इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर द कंट्री, इंडियन ओशन सिर्फ एक ही ओशन ऐसा है जिसको इंडिया के नाम पे रखा गया, जिसने अपनी कंट्री के नाम पे रखा गया। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, अब हमारे इंडियन ओशन की शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ के साइड से एशिया के साइड, नॉर्थ के साइड से इसको एशिया है। इन द वेस्ट अफ्रीका है, और इन द ईस्ट इसका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। द साउदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवे टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो साउदर्न ओशन है क्या करती है, एनसर्कल करता है कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। एनसर्कल क्या होता है, जब किसी को गोल करते हैं, ठीक है। एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड्स, और ये नॉर्थ की तरफ जाता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल, जो आर्टिक ओशन है वो लोकेट कहाँ से है, किस साइड से, आर्टिक सर्कल से। एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल को ये घेरता है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच, ये जो है कनेक्ट किया गया है पैसिफिक ओशन के साथ एक नैरो स्ट्रेच, जैसे हमने इससे पहले नैरो स्ट्रेच के बारे में पढ़ा था, ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी अच्छी नॉलेज है इसमें। शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। तो यूरोप और एशिया को मिला के बनता है यूरेशिया। ये बाउंड है नॉर्दर्न कोस्ट, बाउंड मतलब क्या, इट्स बाउंड बाय, इर्द गिर्द, तो ये इस चीज में बाउंड है, तो इसके इर्द गिर्द जो है बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया, ठीक है। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ अ गैस, अर्थ जो है इसको जो है ये इर्द गिर्द किससे बंद है, गैस से सराउंड, ये हमें पता है। कॉल द एटमॉस्फेयर, जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट, जो थिन ब्लैंकेट है, हल्की सी जो ब्लैंकेट है एयर की, ये इंपॉर्टेंट है प्लैनेट की, ये आपको पता है। इसमें बहुत सारे गैसेस भी हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, ये हमें ऑक्सीजन देता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हमें बचाता है सन रेज से जो बहुत ही हार्मफुल है, जैसे हम बोलते हैं यूवी रेडिएशन आती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, वो कब, वो सारा एटमॉस्फेयर में आता है। जब एटमॉस्फेयर में जो बाकी गैसेस का कंटेंट ज्यादा बढ़ता है, तो जो उसकी लेयर है जो हमें बचाती है इन हार्मफुल लेयर से, उसमें छेद होने शुरू हो जाते हैं, तो ह्यूमंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये, ठीक है।
The atmosphere extends up to height of about 1600 kilometers. Atmosphere जो है ये कहाँ तक है 1600 kilometers तक. The atmosphere is divided into 5 layers. Atmosphere जो है 5 layer में divide किया गया है based on the composition. इसमें कौन कौन से contents है, temperature कैसा है, high low वगैरह, and other properties, बाकी सारी properties. These layers start from Earth's surface. These layers started from the earth surface and called troposphere. यहाँ से start कहाँ से होता है, अर्थ के सरफेस से, उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर. उसके बाद स्ट्रोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. The atmosphere is composed mainly of nitrogen, oxygen. आपका होमवर्क ये भी है, एक तो आपको पिछला जो मैंने बोला मैप देखना है, और साथ में आप ये लेयर्स के बारे में मुझे कल बोलोगे सारे कि ये कौन सी लेयर्स होती है, इनका फंक्शन क्या होता है. अब ये कहता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होता है, उसमें होता है जो 99% ऑफ जो है ऑफ क्लीन ड्राई एयर होता है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% ऑफ वॉल्यूम. तो मेन किसमें है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है. ऑक्सीजन इज द breath of life while nitrogen helps in growing of a living organism. ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, ये पता है. और जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है. प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनके लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पे प्लांट्स के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट in minute amount it is important as it absorbs heat radiated by the अर्थ. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हीट रेडिएंट जो है एब्जॉर्ब करता है अर्थ में, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म. इसी से प्लैनेट वार्म होता है. इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा वो चीजें यूज नहीं करनी चाहिए जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड हो. क्या होता है कि ये तो एब्जॉर्ब करता है ना हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में जाता है वहां पे भी एब्जॉर्ब करता है हीट. तो ग्लोबल वार्मिंग उसी वजह से, जो हमारा डे टू डे राइज इन टेम्परेचर है वो उसी वजह से, यहाँ से ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहे हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो हमारी लाइफ खतरे में है इससे. इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट. जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के साथ वेरी हो जाती है. इसके बाद क्या लिखा है मलिहा, मेरे पास ये 3 स्लाइड्स है. मलिहा, Excuse मैम. हाँ पहले आप Yes मुझे इसके मैम. बाद सुना. इसके बाद डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. इट आर कॉल्ड. हाँ मैं बोलूं मैम, मैं आपको हाँ बताती बोलो. हूँ मैम. यहाँ पर आर कॉल्ड द ट्रॉफिस दम. मैम मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ मैम, एक सेकंड वेट कीजिए. ये तो मैंने भरा है. प्लैनेट इट क्या है, मैं इट के बाद क्या है, क्लियर नहीं आ रहा है. इट के बाद क्या है, इट के इट बाद इज. है, it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we grow. You know the climbers एक ही experience बोलो ना. to this अरे decrease अरे in एक ही intensity of बोलो ना, मुझे नहीं समझ आ रहा है. उफ, जरा मुझे पेज शेयर करो जल्दी जल्दी, रुकिए. मैं व्हाट्सएप पे सेंड करें फिर आप शेयर करेंगे नहीं, खुद ही, क्योंकि मुझे आ गया, चले छोड़े, मैं देख लिया, छोड़िए. ये मैं अब मैं बीमार थी, मैं क्लास नहीं देती, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों का सिलेबस इनकम्प्लीट रह जाएगा इसीलिए. एक मिनट, मुझे मिल गया. ये है ना. तो इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. डेंसिटी होती है इसकी एक्सटेंट कितनी है. इस एक डेंसिटी एक सबसे बोल सकते हैं कि इसका मोटापा, मतलब इसकी इफेक्ट किधर तक है, तो ये वेरी करता है इसके हाइट का. इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल. सी लेवल पे बहुत ज्यादा है एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप. जो ही हम ऊपर ऊपर जाएंगे, मतलब जब हम जमीन की सतह पे है नीचे नीचे, उतना ये ज्यादा है. जब हम ऊपर ऊपर जाएंगे कम हो जाएगा. You know the climbers extreme problem with breathing
ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, जो चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट वगैरह जो चढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीथिंग में। क्यों? क्योंकि वहां जो है एयर कम, जितना वो ऊपर जाएंगे उतना एयर कम उनको मिलेगा। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स। उनको अपने पास क्या रखने हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई लैटिट्यूड्स, ताकि वो जितना ऊपर ऊपर जाए और उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होगा वो उससे ब्रीथ कर पाए। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जितना ऊपर ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर ठंड होती है, मतलब टेम्परेचर उतना कम होता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। एटमॉस्फेयर का जो है प्रेशर होता है अर्थ पे। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह से जगह वेरी करता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। कुछ एरियाज जो है वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सम एरियाज में लो प्रेशर होता है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करता है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ये सबको हमें पता है कि मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो है, तो उसके बाद बायोस्फीयर है। मैं फिर से स्लाइड शेयर करूंगी। बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर जो है ये एक नैरो जोन है, गहरा जोन है। किसके बीच में? लैंड वाटर एयर। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू द प्लेनेट एग्जिस्टिंग। इसी जोन में है कि जिंदगी जो है, जो एक यूनिक है, वो मतलब है ना, हर किसी प्लेनेट पे वो लाइफ नहीं है। लाइफ, ये मैंने आपको समझाया था कि लाइफ क्यों दूसरे प्लेनेट्स पे नहीं है, इससे पहले ही समझाया था। देयर आर सर्वर स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स। यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म हैं जो वेरी करते हैं, छोटे बैक्टीरिया से बड़े एनिमल तक। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को लेके सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एंड द बायोस्फीयर फॉर सर्वर, उनको जरूरी है बायोस्फीयर जिंदा रहने के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड टू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो बायोस्फीयर ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी जानदार है, जो भी रहते हैं बायोस्फीयर में, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट का जो प्लांट्स जो है और एनिमल्स जो है, ठीक है। द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सेम वे और अदर। ये जो है ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ फूड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर may lead to the uh, may lead to the fast removal of soil from slopes। है ना, जब मैंने आपको इससे पहले बोला था कि अगर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, पहली बात से फ्लड्स आते हैं और दूसरा वॉश अवे हो जाता है सारा सॉइल, ठीक है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी नहीं रहते हैं। Similarly, Earth surface may be changed due to the natural climate। जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। जैसे कैसे है, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक से भी क्रैक्स हो जाती हैं, तो बाकी चीजें हो जाती है अर्थ में। फॉर से देयर कुड बी एस submergence of land as happened in case of tsunami recently। है ना, सबमर्ज क्या होता है? सब होता है आधा मर्ज। मर्ज क्या होता है? डूबना। सबमर्ज ऑफ लैंड हो जाएगा अंडर वाटर। जैसे इससे पहले हमने देखा था सुनामी आई थी, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सबमर्ज हो गया था, मतलब सबमर्ज मतलब पानी के ऑलमोस्ट अंदर चला गया था, लैंड ही नहीं बचा था। तो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द यूज ऑफ सुटेबल ऑफ। जो हम गंदगी डालते हैं लेक्स और रिवर्स में, उससे क्या होता है कि उससे जो है डैमेज हो जाती है ह्यूमन लाइफ। उसके बाद जो है इंडस्ट्री इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स pollute pollute the air। Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide leads to the increase in the global temperature। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज से निकलती है चीजें, वो काफी इफेक्ट करती है इन चीजों को, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट है, व्हीकल्स, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को। इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल भी कम होनी चाहिए, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होना चाहिए। जो इंडस्ट्री से निकलती है वो भी नहीं निकलना चाहिए। इसी से मैंने जो इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग बोला ना, दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज देयर इज thus a need of limit that use resources of earth to maintain the balanced nature between domains of lithosphere। इसलिए हमें जो बैलेंस मेंटेन करना है,
लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है ताकि हम इजीली सरवाइव कर पाए यहाँ पे। तो हमें पोल्यूट नहीं करना है एटमॉस्फेयर। जो इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलती है धुआं वगैरह, जिससे मैंने इससे पहले एग्जांपल बोली थी आपको कि ताजमहल जो था उसके नजदीक एक इंडस्ट्री थी, उसको बंद किया गया क्योंकि उसका धुआं जो है ताजमहल के ऊपर आता था, वो खराब कर रहा था। और यमुना जो रिवर है वो भी पोल्यूट हो गया था क्योंकि ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इसी तरह से जो है ये सारे जो है हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, समझ आया सबको? यस मैम। चलिए मैं एग्जिट करती हूँ क्योंकि टाइम हो गया तो। ठीक है। मैम हाँ जी। मैम हाँ, हमें कब लाना है पेपर? वो आप ऑफिस कॉल कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। हम एग्जाम में नहीं बोला गया है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड, पेपर रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, किसी भी चीज के रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ऑफिस कॉल कीजिए। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को, इंचार्ज उसको, उनको सब कुछ पता है। ओके मैम। हमें हमें सिर्फ इतना पता है कि हमें पढ़ाना है और एग्जाम लेना है, और कुछ नहीं पता है। और चलिए, अल्लाह हाफिज क्लास।